तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को व्यतिकरण चैप्टर जो है पढ़ाया जा रहा है और व्यतिकरण चैप्टर का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि व्यतिकरण होता क्या है, समपोषी व्यतिकरण कब होता है, विनाशी व्यतिकरण कब होता है। साथ ही में मैंने आप लोगों को परिणामी तीव्रता का व्यंजक भी ज्ञात करना बताया है। समपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक, विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण का कालांतर और पथांतर, यह सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है पहले लेक्चर में। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारी व्यतिकरण चैप्टर की सेकेंड क्लास है, यानी सेकेंड लेक्चर है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सीखेंगे कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से पहले परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि 2 नंबर में परिभाषा ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो आपका यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग था, उसे भी यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले लेक्चर को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ लीजिए, जिससे ये सारी बातें आपको समझ में आए जो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो पहली हेडिंग आप लगा लीजिएगा, कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, यानी एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत को हमने नाम दे दिया एस। ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश स्रोत है। और इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर हमारे पास एक पर्दा है और इस पर्दे में हमारे पास 2 रेखा छिद्र हैं। कितने रेखा छिद्र हैं? 2। एक रेखा छिद्र हमारा S1 है और दूसरा रेखा छिद्र हमारे पास क्या है भाई? S2 है। कुछ बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक पर्दा है हमारे पास। इस पर्दे पर 2 रेखा छिद्र हैं, एक S1 और एक S2। इन दोनों रेखा छिद्रों की खास बात क्या है? दोनों रेखा छिद्रों की खास बात यह है कि जो S1 से दूरी S की है, ठीक है, इस रेखा पहले वाले रेखा छिद्र की जो दूरी S से है, सोर्स ऑफ लाइट से, वही जो दूसरा वाला रेखा छिद्र उसकी भी डिस्टेंस S से बराबर ही है। मतलब ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। जो दोनों रेखा छिद्र S1 और S2 हैं वो सोर्स ऑफ लाइट से समान दूरी पर स्थित हैं। जब इस प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र चलता है, या जो तरंगे हैं वो चलती हैं, तरंगे किस रूप में चलेंगी? स्रंग और गर्त के रूप में, ठीक है। जैसे ये आपका जो है स्रंग के रूप, स्रंग निकली, फिर गर्त निकली, फिर स्रंग निकली, फिर गर्त। ये जब आएंगी इस दोनों रेखा छिद्रों पर, तो ये जो दोनों आपके रेखा छिद्र हैं ये नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे और इनसे क्या निकलेंगी? तरंगिकाएँ निकलेंगी। तो जैसे S1 से तरंगिकाएँ निकलेंगी तो तरंगिकाएँ स्रंग और गर्त के रूप में निकलेंगी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पहले क्या निकला? स्रंग निकला, तो इस स्रोत से भी स्रंग ही निकलेगा। इस स्रोत से हमारा गर्त निकला, इस स्रोत से भी गर्त निकला, ठीक है। इस स्रोत से हमारा स्रंग निकला, इस स्रोत से भी हमारा स्रंग निकला, इस स्रोत से हमारा गर्त निकला, इस स्रोत से हमारा गर्त निकला। कहने का हमारा सीधा मतलब है कि ऐसे 2 प्रकाश स्रोत या ऐसे प्रकाश स्रोतों जिनका कलांतर नियत हो, अर्थात समय के साथ ना बदले। आप देख पा रहे हो कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है, एक रेखा छिद्र जो है स्रंग उत्पन्न कर रहा है तो दूसरा भी स्रंग, फिर ये गर्त, फिर ये गर्त। मेरी बात को समझ आ रही? तो कहने का मतलब आपको 2 लाइन में परिभाषा लिखना है। नोट्स अपने हाथ बनाइएगा, ठीक। क्या लिखना है? ऐसे स्रोतों, ऐसे प्रकाश स्रोतों, लिखिए सभी लोग, ऐसे प्रकाश स्रोतों जिनका कलांतर क्या हो भाई? नियत हो। जिनका कलांतर नियत हो, अर्थात समय के साथ ना बदले, अर्थात समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से कला संबद्ध स्रोत समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी यंग का व्यतिकरण संबंधी प्रयोग, ठीक है। यंग का जो व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग है उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए भाई, है ना। ये जो S1 और S2 हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं कला संबद्ध स्रोत। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो हमारे S1 S2 हैं इन्हीं को कहते हैं हम कला संबद्ध स्रोत, ठीक है, क्योंकि इनका कलांतर जो है वो नियत है या समय के साथ
नहीं बदल रहा है। तो इन दोनों रेखा छिद्रों को हम क्या कहेंगे? कला संबंध स्रोत कहेंगे। चलिए भाई, अब अगली हेडिंग लगाते हैं हम, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग। यंग का व्यतिकरण संबंधी, यंग का, हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग लगाइए अच्छे तरीके से, यंग का व्यतिकरण संबंधी, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। कौन सा प्रयोग भाई? द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इन्होंने यह प्रयोग क्यों किया था आपको पता है? इन्होंने जो व्यतिकरण प्रतिरूप है, यानी व्यतिकरण को साक्षात देखने के लिए इन्होंने 1801 ईस्वी में द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। ठीक है, जिसे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। तो आप सबसे पहली लाइन तो यही लिखोगे कि सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण प्रतिरूप को देखने के लिए अपना द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इस प्रयोग में इन्होंने एक पर्दा लिया, इस पर्दे का नाम दिया इन्होंने एल। 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। इन्होंने एक पर्दा लिया, इस पर्दे को नाम दिया इन्होंने एल, और इस पर्दे पर इन्होंने एक रेखा छिद्र लिया, रेखा छिद्र एस, और इस रेखा छिद्र पर इन्होंने क्या किया? एक वर्णी प्रकाश को आपतित किया। किस प्रकाश को आपतित किया भैया? एक वर्णी प्रकाश को आपतित किया। और जैसे एक वर्णी प्रकाश इस रेखा छिद्र पर पड़ेगा, ये रेखा छिद्र एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करना शुरू कर देगा। मतलब ये एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करना शुरू कर देगा। अब इस प्रकाश स्रोत, जैसे प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा, इससे हम कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा इन्होंने लिया और इस पर्दे को इन्होंने नाम दिया एम। इस पर्दे को इन्होंने क्या नाम दिया? इस पर्दे को इन्होंने नाम दिया एम। और इस पर्दे पर इन्होंने 2 रेखा छिद्र लिए। जैसे पहले पर्दे पर एक रेखा छिद्र लिया, वैसे एक दूसरा पर्दा लिया और इस पर्दे पर इन्होंने 2 रेखा छिद्र लिए। एक रेखा छिद्र लिया S1, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, आगे बढ़ाकर यहाँ बनाते हैं। एक रेखा छिद्र लिया इन्होंने S1 और दूसरा रेखा छिद्र इन्होंने लिया S2। इन दोनों रेखा छिद्रों की खास बात ये थी कि ये दोनों रेखा छिद्र इस रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर के ऊपर नीचे थे, और ये दोनों रेखा छिद्र S1 और S2 रेखा छिद्र S से समान दूरी पर स्थित हैं। मतलब S1 की जितनी S से दूरी है उतनी ही S2 की S से दूरी है। समान दूरी पर दोनों रेखा छिद्र S से समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक, अब जैसे ही एक वर्णी प्रकाश इस रेखा छिद्र S पर डाला जाता है, ये जो आपका रेखा छिद्र S है ये प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है और इससे द्वितीयक तरंगें निकलने लगती हैं। तरंगें स्रंग गर्त के रूप में चलती हैं। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकाश स्रोत से स्रंग निकला, फिर गर्त निकलेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर स्रंग निकला, फिर गर्त निकलेगा, ऐसे ही तो तरंगाएँ चलेंगी और ये तरंगाएँ आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हुए जैसे ही पर्दे M पर आएंगी तो पर्दे M पर उपस्थित 2 रेखा छिद्र S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति भैया कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए क्या किया इन्होंने, जो आपके यंग महोदय थे, इन्होंने क्या किया, जो पर्दा M था इससे कुछ दूरी पर एक और पर्दा लिया और इस पर्दे को इन्होंने नाम दिया M के बाद N। इस पर्दे को इन्होंने नाम दिया N। एक पर्दा N है। इस पर्दे N को क्यों लिया आपको पता है? इस पर्दे N को इसलिए लिया क्योंकि इस पर हमें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं प्राप्त होंगी, ठीक, जिन्हें हम फ्रिंजे कहते हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं कैसे बनती हैं। ठीक है, परिणामी तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम को यहाँ पर दिखाना है आपको। जहाँ पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी वहाँ पर दीप्त फ्रिंजें बनेंगी, जहाँ पर परिणामी तीव्रता मिनिमम होगी वहाँ पर अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश इस रेखा छिद्र पर डाला गया, इस रेखा छिद्र, ये रेखा छिद्र एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगा और इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलकर पर्दे M पर आती हैं। पर्दे M पर उपस्थित 2 आपके रेखा छिद्र, प्रकाश स्रोत नहीं लिखना, 2 रेखा छिद्र S1 और S2। जैसे ये तरंगें निकलकर इन दोनों स्रोतों पर आती है, दोनों स्रोत एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करना शुरू कर देते हैं और इन प्रकाश स्रोतों से भी तरंगाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तरंगें चूंकि स्रंग अर्थ के रूप में निकलती हैं, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए स्रंग निकाले
तो इधर भी स्त्रंग निकलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये दोनों कला संबंध स्रोत है, लेकिन कलांतर इनका नियत रहता है। फिर इस स्रोत से जैसे क्या निकला भाई, गर्त निकला, गर्त को डॉट डॉट लाइन से लिखाना, तो यहाँ से भी गर्त ऐसे निकलेगा। फिर यहाँ से स्त्रंग निकलेगा, ठीक, आप प्रकार से बनाइएगा, भी बता रहे हैं कैसे बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा। फिर यहाँ से भी स्त्रंग निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, गर्त निकलेगा, यहाँ से भी गर्त निकलेगा, बात समझ में आ रही। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, स्त्रंग आएगा, इससे इस स्रोत से, यहाँ से भी स्त्रंग निकलेगा, ठीक। फिर यहाँ से गर्त निकलेगा, सॉरी ऐसा, ठीक। उसके बाद यहाँ से भी गर्त निकलेगा, समझ, इसको डॉट डॉट लाइन से व्यक्त कर लो। स्त्रंग गर्त ऐसे ही तरंगाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। अब व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए क्या किया, यंग ने एक तीसरा पर्दा एन लिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जहाँ पर तरंगे समान कला में मिल रही हैं वहाँ पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी, अर्थात पर्दे एन पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और जहाँ पर तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी, विपरीत कला में मिलने का मतलब स्त्रंग गर्त से मिले, गर्त स्त्रंग से मिले, एक स्त्रंग एक गर्त जब मिलता है तो तरंगे विपरीत कला में मानी जाती हैं। और जब स्त्रंग स्त्रंग से मिलता है, गर्त गर्त से मिलता है, तो तरंगे समान कला में मानी जाती हैं। और जब तरंगे समान कला में मिलती है तो परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है और पर्दे इन पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और जब तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, मतलब स्त्रंग गर्त से मिलता है, तो इस स्थिति में पर्दे इन पर अदीप्त पट्टिका प्राप्त होती है, ठीक है। और दीप्त और अदीप्त पट्टिकाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। तो देखिए कैसे दीप्त अदीप्त पट्टिकाएं आपको निकालना है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, आपको कई सारे विचिन्न चाप लगाने हैं, ठीक। ज़्यादा चाप लगाओगे तो आपको दीप्त अदीप्त फ्रिंजे बनाने में, दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थात फ्रिंजे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पहला बिंदु शुरू हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गर्त दूसरे वाले द्वितीय स्रोत से निकलने वाले गर्त से क्या है, मिल रहा है। तो गर्त गर्त मिल रहा है, अर्थात जब ऐसे गर्त गर्त से मिलाने वाली रेखा इसे खींच लेंगे तो यहाँ पर गर्त गर्त मिलेगा, तो परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी, यानी दीप्त पट्टिका प्राप्त होगी। दीप्त पट्टिका को 20 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, दीप्त के बाद अदीप्त पट्टिका मिलेगी, एकांतर क्रम में, पहले दीप्त फिर अदीप्त। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर स्त्रंग गर्त से मिल रहा है, ठीक। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा मैंने चाप नहीं लगाया, तो इस बिंदु को ऐसे खींच लेंगे। जब स्त्रंग गर्त से मिलेगा तो अदीप्त पट्टी बनेगी, और अदीप्त पट्टी को किससे लिखेंगे भैया, डी से। फिर अदीप्त के बाद दीप्त पट्टी ही मिलेगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए स्त्रंग स्त्रंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच लेंगे और पर्दे पर मिला देंगे। हमने कहा स्त्रंग स्त्रंग से मिले, गर्त गर्त से मिलेगा तो दीप्त पट्टिका बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, दीप्त को लिखते हैं बी। फिर दीप्त के बाद अदीप्त ही आएगी, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, ये एकांतर क्रम में पट्टिकाएं मिलती हैं। फिर आगे आ जाएंगे, दीप्त के बाद अदीप्त ही मिलेगा। देखिए स्त्रंग गर्त मिला, स्त्रंग गर्त यहाँ पर भी मिल रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा इसे खींच लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कौन सी पट्टिका मिल जाएगी भैया, अदीप्त पट्टिका मिल जाएगी, इसको डी से लिखेंगे। अदीप्त मिली, इसके बाद दीप्त ही मिलेगी 100%। देखिए यहाँ पर आपका गर्त गर्त से मिल रहा है, यहाँ पर स्त्रंग स्त्रंग से मिल रहा है, यहाँ पर गर्त गर्त से मिल रहा है, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच लेंगे। देखिए जब आप प्रकाश से बनाओगे तो ये एकदम सीधी रेखा आपको मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर स्त्रंग स्त्रंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, आप देख पा रहे हो यहाँ पर गर्त गर्त से मिला, डॉट डॉट लाइन मिली, यहाँ पर आपके स्त्रंग स्त्रंग से मिला, फिर यहाँ डॉट डॉट लाइन यानी गर्त से गर्त मिला। तो हमने कहा जब स्त्रंग स्त्रंग से मिले, गर्त गर्त से मिले, ठीक, तो तरंगे समान कला में होती है, परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है, अर्थात पर्दे इन पर हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी, और दीप्त फ्रिंज को बी से लिखेंगे। दीप्त के बाद फिर अदीप्त मिलेगी, इसी तरीके से आपको पर्दे पर दिखा देना। दीप्त के बाद अदीप्त, देखिए स्त्रंग गर्त मिला, स्त्रंग गर्त मिला, स्त्रंग गर्त मिला, और तीनों बिंदुओं को आप ऐसे मिला दीजिए, पर्दे इन पर आपको अदीप्त फ्रिंज मिल जाएगी, ठीक है। दीप्त 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 ऐसे ही एकांतर क्रम में आपको पट्टिकाएं मिल जाएंगी पर्दे एन पर, ठीक है। इन्हीं दीप्त और अदीप्त पट्टिकाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। इस तरीके से यंग ने अपने द्विरेखा छिद्र प्रयोग के माध्यम से व्यतिकरण प्रतिरूप को दिखाया पर्दे एन पर, ठीक है। दीप्त फ्रिंजे कहाँ बनती है, जहाँ पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है। अदीप्त फ्रिंजे कहाँ बनती है, जहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। तो ये था भैया यंग का प्रयोग। अब आपको दिखाते हैं कि कॉपी पर कैसे लिखना है। हम जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उस विद्यालय के कक्षा 12 के एक विद्यार्थी ने इस प्रतिरूप को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। आपको बनाना कैसे है, देखिए आप पहले फिगर देख लीजिए तब हम बताएं। फिगर देख लीजिए सभी लोग, क्या किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक रखी गई, 1 सेंटीमीटर का चाप खींचा गया,
एक कलर के पेन से, उसी कलर के पेन से फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर का चाप खींचा गया। अब दूसरी चाप 2 सेंटीमीटर से खींचना है, तो लेकिन वो डॉट लाइन नहीं होनी चाहिए, दूसरे कलर का पेन होना चाहिए। तो इसने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का चाप लगाने के बाद फिर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, बीच में 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का चाप बचा कि नहीं, उसको उन्होंने क्या किया, दूसरे पेन से डॉट लाइन से ऐसे खींच दिया। 2 सेंटीमीटर का चाप, 4 सेंटीमीटर का चाप, 6 सेंटीमीटर का चाप, फिर इधर भी डॉट लाइन से 2 सेंटीमीटर का चाप, 4 सेंटीमीटर का चाप, 6 सेंटीमीटर का चाप। फिर दोनों चापे जो है आपस में आराम से देखिए आप कटते हुए दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक, जहाँ पर श्रृंग को काटेगा एक लाइन में मिलेगा, जहाँ गर्त काटेगा एक लाइन में मिलेगा, और इस तरीके से पर्दे एन पर दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं मिलेंगी। इन्हीं दीप्त और अदीप्त पट्टिकाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, फिगर तो चलिए मान लीजिए बना लेंगे हम। तो थ्योरी आपके सामने देखिए स्क्रीन पर लिखकर आ रही है। जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पर क्या होता है, एक पर्दा एल होता है जिस पर एक रेखा छिद्र एस है। जब इस पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित करते हैं तो इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू होती है, यानी तरंगाग्र यहाँ से चलना शुरू होता है। और इसके से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम होता है जिस पर 2 रेखा छिद्र S1 और S2 हैं, जो कि रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर के ऊपर नीचे हैं और रेखा छिद्र S से समान दूरी पर हैं। एम पर्दे से एन दूरी पर मैंने एक तीसरा पर्दा लिया है। आप देख लीजिए यही थ्योरी में सब लिखा है, थ्योरी हटा नहीं रहे हैं, सुनते जाइए। तीसरा पर्दा एन है, व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए तीसरा पर्दा एन लिया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रकाश स्रोत एस से तरंगे निकल करके पर्दे एम पर पहुँचती हैं, तो पर्दे एम पर उपस्थित जो आपके 2 रेखा छिद्र S1 और S2 हैं, ये नए प्रकाश स्रोत की बात कार्य करना शुरू करते हैं और यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं, इस तरीके से आप विच्छिन्न चाप खींचते हैं और पर्दे एन पर जब तरंगे समान कला में मिलती हैं तो दीप्त पट्टिकाएं बनती हैं, और जब तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं तो अदीप्त पट्टिकाएं बनती हैं। दीप्त पट्टिकाओं को बी से प्रदर्शित किया गया है, अदीप्त पट्टिकाओं को डी से प्रदर्शित किया गया है, और इन्हीं दीप्त और अदीप्त पट्टिकाओं को हम फ्रिंजे कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। इस तरीके से व्यतिकरण प्रतिरूप को यंग ने रेखा छिद्र प्रयोग के माध्यम से दिखाया, द्विरेखा छिद्र प्रयोग के माध्यम से दिखाया। उम्मीद है हर एक विद्यार्थी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो भैया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैप्टर का अगला लेक्चर, तीसरा लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिसमें आपको हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आपको बताने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।